रात का असीमित आकाश जब असंख्य तारों से जगमगाता है तो हमें एहसास होता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का कितना छोटा हिस्सा हैं। आज हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। यह आपकी पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 भूगोल की है। इसमें हम अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ हमें अध्याय के नाम से यह पता चलता है कि सौरमंडल में पृथ्वी रहती है। सौरमंडल में पृथ्वी रहती हैं। चलो इसमें हम देखेंगे सौरमंडल में क्या क्या रहते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं या उसके तत्व हैं। सौरमंडल में देखो, एक सूर्य होता है, पृथ्वी होती है, शनि होता है, यूरेनस होता है, शुक्र, प्लूटो, नेपच्यून, बृहस्पति, बुध, ये 8 ग्रह होते हैं। और सूर्य क्या है? तारा है सूर्य। चलो अब नीचे देखते हैं। पहला क्या है हमारा? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? चलो शुरू से शुरू करेंगे। ध्यान देना और सीखने का प्रयास करना, ठीक है ना? रात्रि में, दिन में नहीं, ठीक है? रात्रि में आकाश में दिखने वाले चमकदार बिंदु खगोलीय पिंड कहलाते हैं। रात्रि में ना आकाश में कोई भी चमकदार बिंदु होते हैं ना, उसे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें क्या क्या हो सकते हैं जो रात्रि में आकाश में चमकते हो? इसमें होते हैं आपके तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र मंडल आदि सम्मिलित हैं। क्या क्या सम्मिलित हैं खगोलीय पिंड में? तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र मंडल। अब ये देखो, दिन में ये सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देते। आपको कभी दिन में या सूर्य के प्रकाश के समय कोई तारा, उपग्रह या नक्षत्र मंडल दिखाई देता है क्या? वह नहीं दिखाई देता है। चलो हम नीचे तारों पे ध्यान देते हैं। ये नए नए शब्द हैं, इसे धीरे धीरे सीखने का प्रयास करना। तारे क्या होते हैं? जिसे स्टार्स कहते हैं। ये देखो, विशालकाय होते हैं। कैसे होते हैं? विशालकाय, मतलब इनका आकार बड़ा होता है। अत्यंत गर्म होते हैं। कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। और गैसों से बने पिंड होते हैं। इनके अंदर क्या होती हैं? गैस भी होती हैं। अब नीचे देखो, अपना स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। इनके पास क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है और ऊष्मा होती है, जिसे ये क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। अब तारे का कोई उदाहरण है? यहाँ देखो, तारे का उदाहरण क्या है? सूर्य। सूर्य भी एक तारा है। अब नीचे हम देखेंगे, दूरस्थ होने के कारण रात्रि आकाश में छोटे बिंदुओं जैसे प्रतीत होते हैं। तारे क्या होते हैं? हमसे काफ़ी दूर होते हैं, कई करोड़ों या मीलों दूर होते हैं। इनके कारण क्या होते हुए हमें छोटे बिंदुओं जैसे प्रतीत होते हैं। चलो अब नीचे देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? अब यहाँ देखो, समझने का प्रयास करना। धीरे धीरे सभी चीज़ें को समझेंगे हम। तारों के समूह से बनी विशिष्ट आकृतियाँ। जब तारों का समूह नहीं होता, ये ऐसे 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4 ऐसे करके एक समूह नहीं बनता, उसका तारों के समूह से बनी विशिष्ट आकृतियाँ क्या कहलाती हैं?
नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। इसका उदाहरण क्या है? सप्तऋषि तारा हैं। ये देखो सप्तऋषि किस प्रकार का है? अर्सा मेजर और बिग बियर प्रकार का है। 7 प्रमुख तारों का समूह क्या कहलाता है? सप्तऋषि। सप्तऋषि किसका उदाहरण है? नक्षत्र मंडल। और अर्सा मेजर और बिग बियर किस प्रकार के हैं? सप्तऋषि प्रकार के। चलो नीचे देखते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होता है? सदैव उत्तर में स्थित होता है। सदैव उत्तर में स्थित होता है। ये इसका क्या है? चिन्ह, या जिसे हम इसे पहचान सके वैसा प्रतीक है ये। अब देखो इसका क्या होता है? स्थान स्थिर रहता है। स्थान स्थिर रहता है मतलब वो बदलता नहीं, क्योंकि ध्रुव तारा उत्तरी दिशा में रहता है। ये प्राचीन समय से भी लोगों को दिशा का ज्ञान देने में लाभदायक सिद्ध हुआ था। अब नीचे देखेंगे, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का पता लगाया जा सकता है। जब सप्तऋषि के सहायता से ना ध्रुव तारे का पता लगाया जा सकता है तो आपको इसका अंदाज़ा लगेगा उत्तर दिशा का लगेगा, क्योंकि ध्रुव तारा उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। चलो अब नीचे देखते हैं, सप्तऋषि तारे से समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये सप्तऋषि तारे हैं, इसमें 7 तारे, 1 2 3 4 5 6 7। जब भी आपको ये आसमान में दिखाई देना, इसको क्या कहते हैं? सप्तऋषि तारा। ये थोड़ा 5 के जैसे आकार का है। जब इन दो तारों को, ये वाले 2 तारे नहीं है, इसमें से एक सीधी रेखा खींचेंगे ना, ये इधर पे आपको दिखेगा। सीधे इसके आगे देखना ध्रुव तारा दिखेगा आपको, जो उत्तर दिशा का क्या करेगा? ज्ञान या मार्गदर्शन करेगा। चलो नीचे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ग्रह या प्लैनेट्स। अब देखो ग्रह क्या होते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता। ग्रहों के पास क्या होता है? अपना प्रकाश नहीं होता। जैसे ग्रहों को मान के चलो एक व्यक्ति है, उसके पास टॉर्च नहीं है, और जो दूसरा व्यक्ति था तारा, उसके पास क्या था? टॉर्च थी उसके पास, मतलब उसका प्रकाश था उसके पास, अपने पास। सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं? सूर्य से प्रकाश भी प्राप्त करते हैं, ऊष्मा भी प्राप्त करते हैं। अब नीचे देखो, निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। अब आप बताओ किसकी परिक्रमा करते हैं ग्रह? ये करते हैं तारे की परिक्रमा। किसकी करते हैं? तारा की परिक्रमा करते हैं ये। अब देखो प्लेनेट शब्द ग्रीक शब्द प्लेनेटाइज से बना है। किससे बना है? प्लेनेट जिसे ग्रह कहते हैं, ग्रह, ये शब्द बना है प्लेनेटाइज से, जिसका अर्थ क्या होता है? भ्रमण करने वाला। भ्रमण करने वाले को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। किसका भ्रमण करेगा? तारे का भ्रमण करेगा। ये भ्रमण करेगा मतलब जैसे ये तारा है, इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। ये देखो सूर्य, देखते हैं सूर्य क्या है? तारा है। सौरमंडल में ना सूर्य तारा है। जो हमारा सौरमंडल है जिसका नाम मिल्की वे है, उसका ना मुखिया या मुख्य तारा क्या है? सूर्य है। इससे नज़दीक है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। हमें इतना ही देखना है, ये वाला उतना डीप में है इसलिए हम इसे नहीं देखेंगे। चलो अब नीचे बढ़ते हैं।
इसे हम आगे के अध्यायों में अच्छे से देखेंगे, इसलिए घबराना मत। चलो नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम पृथ्वी के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट दिए गए हैं, तो उसे हम समझने का प्रयास करेंगे और आगे भी आते रहेंगे पृथ्वी से संबंधित तथ्य। चलो, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने वाला मतलब सूर्य, ये देखो ऐसे सूर्य ये हैं। सूर्य क्या है? तारा है। इसकी परिक्रमा करता है, इसके गोल घूमता है। इसको क्या कहते हैं? परिक्रमा करता है। वो अपना प्रकाश नहीं बल्कि सूर्य से प्राप्त करता है। इसके पास क्या होता है? पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं होता। वो प्रकाश कहाँ से प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। अब हम देखेंगे उपग्रह। उपग्रह जिसे सैटेलाइट भी कहते हैं। सैटेलाइट क्या होते हैं? उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड होते हैं। तारों के चारों ओर घूमने वालों को ग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर घूमने वालों को उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। अपना प्रकाश नहीं होता। अपना प्रकाश नहीं होता तो ये भी किससे प्राप्त करते हैं? ये भी कुछ ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। अब देखो, सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करते हैं, मतलब सूर्य से जो ऊष्मा प्रकाश निकलता है ना, उससे ही ये क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अब नीचे देखो, इसमें हम देखेंगे अब चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह मतलब जिसे मानव ने नहीं बनाया, जो अपने आप बन गया, उसका क्या नाम है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। अब देखो, आकार व स्थिति बदलते हुए दिखता है, मतलब इसका आकार भी बदलता है, स्थिति भी बदलता है, बदलते हुए दिखता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक, अमावस्या से पूर्णिमा तक क्या होता है? इसका आकार बदलते हुए दिखता है। अब देखो, लगभग 1 माह में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने में इसको कितना समय लगता है? 1 माह तक। अब हम इसमें देखेंगे विशेष तथ्य क्या हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इनके क्या होते हैं? चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले, इनके चारों ओर मतलब गोल गोल छल्ले पाए जाते हैं। ऐसे छल्ले पाए जाते हैं। अब देखो, ये छल्ले असंख्य छोटे कणों व पिंडों से बने होते हैं। ऐसे देखो, छोटे छोटे पिंडों या कणों से मिलकर बने होते हैं। इन्हें किसकी सहायता से देखा जाता है? इसे हमने देखा तभी तो जाना ना, इसलिए हमें जाना कैसे या समझा कैसे इनको? जब हमने इनको किसकी सहायता से देखा? दूरबीन की सहायता से देखा। इन्हें शक्तिशाली दूरबीन से देखा जा सकता है, तभी तो हमें इनके बारे में पता चला। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। एक आपके पुस्तक में प्रयोग दिया गया है, जिसे आपको क्या करना है? आपको इसका प्रयोग करना है घर पर। देखो, अंधेरे कमरे में टॉर्च कागज सुई से छेद कर बनाए गए बिंदुओं से तारों की तरह दृश्य उत्पन्न करे। जैसे आपने सप्तऋषि वाला मैंने ऊपर बताया है, उसी का आकार बनाना और बंद कमरे में उसमें टॉर्च लगाना, फिर आपको क्या दिखेगा? तारों की एक दृश्य उत्पन्न होता दिखेगा। अब देखो, जैसे रात के तारे दिन में सूर्य के प्रकाश से अदृश्य हो जाते हैं ना, वैसे ही प्रयोग में रोशनी
जलाने पर कागज़ के बिंदु दिखाई नहीं देते। फिर आप जब पूरे कमरे में लाइट जला दोगे ना, वो आपको नहीं दिखाई देंगे। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी किताब में कुछ शब्दावली दी गई थी, उस शब्दावली को हम यहाँ देखेंगे। सोल या रोमन कथाओं में ना सूर्य देवता का नाम आता है। आपका सूर्य देवता का नाम क्या आता है? सोल आता है रोमन कथाओं में, जो किससे संबंधित है? सूर्य देवता का नाम है ये। सोलर का अर्थ क्या होता है? सोलर का अर्थ होता है सौर, और सूर्य से संबंधित। सौर क्या होता है? सूर्य से संबंधित। अब देखो, ज्योग्राफी भूगोल दिया गया है आपको। ये क्या है? ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जिसमें क्या क्या सम्मिलित है? इसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ क्या है? लिखना या विवरण। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का सामान्य सा अर्थ क्या है? पृथ्वी का विवरण। चलो अब नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इन्हें भी समझने का प्रयास करते हैं। जियो प्लस लॉजी। जूलॉजी मतलब क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन जूलॉजी पृथ्वी का अध्ययन कहलाता है। ज्योमेट्री का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का मापन। जियोइड का क्या तात्पर्य होता है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। इसे ध्यान से देखना और इसे याद कर लेना। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे खगोल विज्ञान व खगोल शास्त्री। खगोलीय पिंडों व उनकी गति का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? जो भी खगोलीय पिंड होते हैं आकाश में चमकने वाले, उनका अध्ययन और उनकी गति का अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री प्राचीन काल से ही भारत में हुए हैं। जैसे देखो, आर्यभट्ट क्या हुए हैं? ये प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री हुए हैं। उन्होंने ना पुराने समय से ही पिंडों जो आकाश में चमकते नहीं, खगोलीय पिंड, उनकी गति और उनका अध्ययन करना इन्होंने शुरुआत कर दी थी। उनका क्या मानना था पता है? इनका यह मानना ना काफ़ी पुराना है, इसलिए यह काफ़ी मतलब मान्यता प्राप्त है। ये ग्रह, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। जो आपका सूर्य का प्रकाश नहीं होता, जो तारा है हमारे सौरमंडल मिल्की वे का, वो ना उसके कारण ये सभी ग्रह, जितने भी 8 ग्रह हैं और चंद्रमा, उसी से ना प्रकाश के कारण चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण। चलो अब नीचे बढ़ते हैं सौरमंडल की ओर। यहाँ हम देखेंगे सौरमंडल या सोलर सिस्टम। सौरमंडल की संरचना क्या होती है? अब देखो, सौरमंडल की संरचना या उसका मतलब मुख्य तत्व क्या है उसके अंदर के। सौरमंडल में क्या है? एक सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं। चलो अब सूर्य से शुरू करते हैं धीरे धीरे। सूर्य क्या है? सौरमंडल का केंद्र है। एक गोला खींचो, उसमें ये देखो, ये केंद्र क्या है? सौरमंडल का ये केंद्र है या ये मुख्य है? कौन? सूर्य आपके सौरमंडल का केंद्र है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य क्या है? अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, जो एक तारे की विशेषता है। अब देखो, गुरुत्वाकर्षण बल पूरे सौरमंडल को बांधे रखता है। पूरे सौरमंडल को बांधे कौन रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल। यदि यह बल नहीं होगा तो सौरमंडल का ढांचा या उसकी बनावट में काफ़ी प्रभाव होता
जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी अवस्था को बनाए हुए हैं। चलो ये नीचे बढ़ते हैं। प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हमारा जो सौरमंडल है ना, उसमें प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है वो। अब देखो पृथ्वी से ये कितनी दूरी पर है। फिर हमारा सवाल यहाँ पे होता है, यह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? यह लगभग कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर हैं। चलो हम नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ग्रह। इसमें कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यह क्रम से हैं, इसे याद कर लेना अच्छी तरीके से। स्मरणीय विधि क्या है? माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसे परिभाषा को ना अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब देखो सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखो ये सूर्य के ऐसा है ना, इसकी ऐसे परिक्रमा की जाती है। कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, मतलब इसके चारों ओर ऐसे घुमा जाते हैं। इस घुमाव को या मार्ग को क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षा कहते हैं, ठीक है ना। चलो हम नीचे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे विशेष ग्रह। विशेष ग्रह कौन है? जिसमें देखेंगे बुध। बुध क्या है? सूर्य के सबसे निकट। सूर्य के सबसे निकट। सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध, जो अभी मैंने ऊपर पे भी बताया था। ये 88 दिन में परिक्रमा करता है। 88 दिन में परिक्रमा करता है। किसकी? सूर्य की। इसे सूर्य का ना एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 88 दिन। अब देखो शुक्र। शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा मतलब पृथ्वी के समान ही इसका क्या है? आकार और संरचना। आकार और संरचना मिलती जुलती है, जिस कारण इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं शुक्र को। चलो अब पृथ्वी पे ध्यान देना ज़रा। पृथ्वी यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। सूर्य से ना दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। ये आकार में क्या है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि से, और सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा है। अब यहाँ देखो जीवन के लिए ना अनुकूल दशाएं होती हैं या पाई जाती हैं पृथ्वी पे, जैसे जल, वायुमंडल, ऑक्सीजन। ये ना किसी अन्य ग्रह पर नहीं पाया जाता, जिसके कारण जीवन की संभावना वाला या अद्भुत ग्रह कहलाता है पृथ्वी। अब देखो अंतरिक्ष से देखोगे ना इसे, या चंद्रमा या कहीं से भी देखोगे, क्योंकि आजकल तो चंद्रमा पर भी लोग बाग चले गए हैं, तो वहाँ से देखने में पृथ्वी कैसा लगता है? नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट लगता है, क्योंकि पृथ्वी में पानी की अधिकता है। चलो हम नीचे देखते हैं। बृहस्पति। बृहस्पति ये क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। विशालकाय गैसीय संरचना है। इसकी संरचना कैसी है? किससे निर्मित होता है ये? इसमें अधिक मात्रा गैस की होती है। अब नीचे देखो प्लूटो। प्लूटो क्या है? पूर्व में ग्रह माना जाता था, मतलब जब पहले प्लूटो की खोज हुई थी ना, उसे एक ग्रह माना जाता था। परंतु क्या हुआ? 2006 में उसे बोना ग्रह की संज्ञा दी गई। बोना ग्रह क्या होते हैं? वो ग्रह से छोटे होते हैं, तो जो छोटा होता है उसको कुछ अधिकार भी कम दिए जाते हैं, तो इसे बोना ग्रह की संज्ञा दी गई है। चलो हम नीचे बढ़ते हैं।
देखो पृथ्वी की हम विशेषताएं भी देख लेते हैं थोड़ा। आकार क्या होता है, ध्रुवों पर चपटा होता है और भूमध्य रेखा पर थोड़ा उभरा हुआ होता है। ध्रुवों पर चपटा होता है और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ होता है। ये देखो ऐसे ध्रुवों पर थोड़ा चपटा चपटा है और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है। इस आकार को क्या कहते हैं, भूआब कहा जाता है, भूआब। अब देखो सतह का 2/3 भाग जल से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता था। 2/3 भाग क्या है, जल से ढका हुआ। जीवन के लिए उपयुक्त तापमान जल व ऑक्सीजन। तापमान भी ना जीवन के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ जल भी हैं, ऑक्सीजन भी है। अब नीचे बढ़ते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा जिसे मून भी कहते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ये क्या है, प्राकृतिक उपग्रह, मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक हैं। अब देखो पृथ्वी, इसका व्यास कितना है चंद्रमा का, पृथ्वी का 1/4 व्यास है चंद्रमा का। अब देखो पृथ्वी से दूरी कितनी है इसकी, चंद्रमा की 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से दूरी कितनी है, 3,84,400। अब ये परिक्रमा कितने समय में करता है, 27 से 28 दिन में घूर्णन व परिक्रमण समान समय में होता है। इसका घूर्णन और परिक्रमण, ये अपना चक्कर भी 27 से 28 दिन में करता है और पृथ्वी का भी कितने दिन में करता है, 27 से 28 में। इस कारण क्या होता है, इसका केवल एक ही भाग दिखाई देता है। एक ही भाग दिखाई देने का कारण क्या है, इसका घूर्णन और परिक्रमण समय समान होना। अब देखो चंद्रमा पर क्या है, सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढों से भरा हुआ है। सतह पर जब आप देखोगे चंद्रमा के, उसमें हमें क्या दिखाई देगा, पर्वत दिखाई देंगे, मैदान व गड्ढे दिखाई देंगे हमें। वातावरण कैसा है, क्या चंद्रमा पर जीवन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जीवन के लिए क्या नहीं है, उपयुक्त तापमान नहीं है, जल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। चलो अब नीचे देखते हैं। 20 जुलाई 1969 में क्या हुआ था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलो अब नीचे देखते हैं। अभी तक हमने पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पर बात की, लेकिन जब भी चंद्रमा आता तो आप प्राकृतिक नाम सुनते थे। प्राकृतिक मतलब जो अपने आप से था, मतलब पहले से ही प्राकृतिक था। अब हम देखेंगे यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह देखो, जिसे क्या है, मानव ने बनाया तो उसको कृत्रिम नाम दे दिया गया। अब देखो मानव निर्मित उपग्रह, ये रॉकेट द्वारा कक्षा में स्थापित होते हैं। मानव द्वारा क्या होते हैं, इन्हें सौरमंडल या के कक्षा में ना बैठाया जाता है अच्छी तरीके से, जिससे इंटरनेट चल सके, मौसम और संचार व्यवस्था का अच्छे तरीके से ज्ञान हो सके, सुनामी बाढ़ लहरों का पता चल सके। चलो अब नीचे देखते हैं। कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग क्या होता है, संचार व्यवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है, मौसम में किया जाता है, मतलब कब मौसम अच्छा रहेगा कब खराब रहेगा इसका कुछ अनुमान लगाया जाता है। वैज्ञानिक शोध में, जैसे कोई वैज्ञानिक कार्य किए जाने हैं तो उसमें कृत्रिम उपग्रह की सहायता ली जाती है। अब भारत से कोई सौरमंडल में स्थापित कोई कृत्रिम उपग्रह हैं क्या, इसमें क्या क्या है, इनसेट हैं, IRS हैं, एडूसेट हैं। कौन कौन से हैं भारतीय उपग्रह, इनसेट, IRS, एडूसेट हैं।
अब नीचे देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। ये ग्रहों के छोटे ग्रहों से क्या होते हैं? टूटे हुए अंश माने जाते हैं। क्षुद्र ग्रह को ना ग्रह का ही छोटा या टूटा हुआ अंश माना जाता है। ये किसके बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब चलो नीचे बढ़ते हैं। ये देखो क्षुद्र ग्रह का आकार इस प्रकार होता है। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे उल्का पिंड। उल्का पिंड किसे कहते हैं? इसमें हम चर्चा करेंगे। अब देखो उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे पिंड। ये भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और ये छोटे आकार के होते हैं। चलो अब नीचे देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्या होते हैं? घर्षण से जलकर चमकीली रेखा जैसा प्रतीत होता है। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ना, फिर पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण के कारण क्या होता है? जलते हैं ये। फिर जलने के कारण टकराव जब होता है ना, जब जलने जैसा प्रतीत होता है। जब ये फिर आते हैं नीचे, तब पृथ्वी में जो या सतह पर लोग रहते हैं ज़मीन में, उन्हें क्या लगता है? ये चमकीली रेखा जैसा लगता है। चमकीली जैसा रेखा जैसा लगता है तो इसको क्या कहते हैं? टूटता तारा कहते हैं। टूटता तारा किसे कहते हैं? उल्का पिंड को। अब देखो कुछ पृथ्वी पर पहुंचते हैं और गड्ढे बनाते हैं, जैसे लोनार झील भी देख लेना। ये क्या है? उल्का पिंड निर्मित हैं। चलो हम नीचे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे आकाशगंगा या गैलेक्सी। असंख्य तारों, गैसों व धूलों का समूह। आकाशगंगा की परिभाषा क्या है? असंख्य तारों। इसमें बहुत सारे तारे हैं, बहुत सी गैसें हैं और धूलों का समूह किसका निर्माण करता है? आकाशगंगा का निर्माण करता है। हमारी आकाशगंगा, या हम पृथ्वी में रहते हैं तो उसकी आकाशगंगा को क्या नाम दिया गया है? उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे। और आकाशगंगा तो कहते ही हैं। आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारी पृथ्वी की मिल्की वे। भारतीय परंपरा में इसे आकाश में बहती प्रकाश की नदी कहा गया है, क्योंकि आकाशगंगा में बहुत से तारे होते हैं। इसके कारण क्या होता है? आकाश में बहती प्रकाश की नदी कहा है। भारतीय परंपरा में से पुराने लोगों ने कहा, या प्राचीन जब मनुष्य उत्पन्न हुआ था पृथ्वी में, उसके बाद जब भारतीय सभ्यता या लोगों ने जानना और सीखना शुरुआत किया, तब उस समय लोगों ने कहा आकाश में बहती प्रकाश की नदी। चलो हम नीचे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ब्रह्मांड। अब ये हमारा आखिरी और अंतिम बिंदु रहेगा जिसमें हम चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड क्या होता है? असंख्य आकाशगंगाओं का समूह। जब असंख्य आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का या यूनिवर्स का। अब देखो ब्रह्मांड की सीमा व संरचना अज्ञात हैं। ब्रह्मांड की क्या कोई सीमा है? हम पृथ्वी पे बैठे बैठे क्या हम ब्रह्मांड की सीमा को गणना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। इसलिए क्या है? सीमा और संरचना, मतलब इसकी सीमा इतने से इतनी है, कैसी संरचना है इसकी ब्रह्मांड की,
कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। हम पृथ्वी के एक छोटे से इलाके पे या छोटे से बिंदु पे रह के, जिसकी पृथ्वी के आकार में तो इतना छोटा भी नहीं है, अगर हम ब्रह्मांड से तुलना करें तो वो उसकी तुलना ही व्यर्थ रहेगी। परंतु हम सभी इसी के अंग हैं। हम सभी किसके अंग हैं? ब्रह्मांड के। अब नीचे देखते चलो। एक व्यक्ति ना ये है, ये मान के चलो ये बिंदु एक व्यक्ति है, ये रहता है पृथ्वी में, और पृथ्वी किस में रहती है? सौरमंडल में। सौरमंडल किस में रहता है? आकाशगंगा में। आकाशगंगा किस में रहती है? ब्रह्मांड में। चलो आज का अध्ययन यहीं पे समाप्त हुआ। और अंतिम पंक्ति आपके लिए, याद रखिए हम सब इस विशद ब्रह्मांड की धूल मात्र हैं, परंतु यही धूल पृथ्वी पर जीवन का सबसे अनोखा चमत्कार रचती है।